एनसीईआरटी कक्षा 10 सोशल साइंस। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अठारह में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुषों की एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उनके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सार्यू के कल्पना दर्शन यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उनके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सार्यू ने यह छवि निर्मित की जर्मन लोग तब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक जर्मन भाषाई रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सार्यू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इस परिवर्तन के अत्यंत यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता का एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव है और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अत्यंत काल से नहीं हुई थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध परिक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। नए शब्द निरंकुशवाद
ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। कल्पना दर्शन यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। कल्पना दर्शन यूटोपिया ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। अनसर्टेट रेनन राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक। अनसर्टेट रेनन 1823 से 1892 ने 1882 में साबान विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्ष राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में सम्मान, गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें। अंतर्राष्ट्र की एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने पर का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उसका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदाता जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उसमें प्रभुसत्ता स्वतंत्रता से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नींव
तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक ऐसे सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिससे पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एकमात्र व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हस्तोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य है कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाएं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्गों के अन्य सदस्यों जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसके अनेक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसे फ्रांस से पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नागरिक संहिता 1804, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विषयाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदास्तों और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी सकी। उद्योगपति और ख़ास तौर पर समाज बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप को एक राष्ट्रीय मुद्दा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी।
लेकिन जीते हुए इलाके में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासक के प्रति मिलीजुली प्रक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थानों पर जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड के साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं होती। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ, जिसे चित्रकार एड्रियास रेबान ने 1798 में डिज़ाइन किया, फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश का चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन प्रांत केसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। रेबमान जेवे बक्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल केप्सर फ्रिजटज द्वारा बनाए गए रंगीन चित्र को विश्व फ्रेंच सेनाओं को द्वारा जेवे बक्रेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाली फ्रांस सेनाओं को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं जीत छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच में अब्राहम और एक छोटे किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है उसका अनुवाद, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसी इस दावे का व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिग से आते हुए कुछ गवा देता है। यह नेपोलियन को 1813 में लाइप्त्संग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाके के रूप में दर्शाया गया है। उसके झीले में गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो इसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। तब वे राजशाही डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों ने स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हेब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। इसमें
एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। यहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। एब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग magyar भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूह के अलावा एब्सबर्ग साम्राज्य की सीमाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियोल व स्लोवेन्स, दक्षिण में प्रोस्टन और पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार कैसे उभरा? कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्व वर्ग था। इस वर्ग का सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्यवस्थित थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए वह तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कर सकते। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्साह पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। सामाजिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच भी राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबर्स पर आधारित है, जिसका अर्थ आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांतिकारी के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व का अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहली राजनीतिक प्रयोग था और
वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की सहायता पुनः सीमित मताधिकार वापस आए और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उनकी पिताओं और पत्नियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्तिहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए गए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों से मुक्ति और चीज़ों की पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्गों का जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग के जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों और 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और माप तोल प्रणाली थी। 1833 में एम्बर्ग ने न्यूरेमबर्ग, जो अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजारना पड़ता था, और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र को अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने का समय लगता। मसलन कपड़े को तो नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फर्स्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुतः लोगों का पूंजी और आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में पर्सा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ालवेराइन स्थापित किया गया, जिससे अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो कि उससे पहले 30 के ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज को स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों में उन्होंने यह जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में समक्ष था। यह वह राज्य की ताकत को ज़्यादातर कारगर और मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद हो, भूदास्तव की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे।
1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन को कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया और चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने इस के प्रतिनिधियों में 1815 में वियना की संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन्हें कई सारे बदलाव को ख़त्म करना था। नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाएं पर कई राज्य कायम किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमॉन्ट में जेओना जोड़ दिया गया। प्रसा को उसके पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली पर का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसमें बरकरार रखा। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा का सेक्शनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और सहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्हें उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिससे फ्रांसीसी क्रांति में जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति का विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की समर्थी उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा प्रेस की आज़ादी। क्रांतिकारी 1815 के बाद वर्षों के दमन के भय में अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्तता के लिए प्रतिबंध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था जो इटली का क्रांतिकारी जियोसेपी मात्तेसीनी, जिनका जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ। वह कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्लिन में यंग यूरोप, जिसमें सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिंगनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पेबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसने जोड़ कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण में की इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने इस समय माल
मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के गुप्त संगठन कायम किए गए। मेतिसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करने के लिए प्रजातंत्र गणतंत्रों के अपने सौंपन से मेतिसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने इसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियनियाई युद्धों की शुरुआत। इटली पर 1797 में नेपोलियन ने हमला किया। 1814-15 नेपोलियन का पतन, वीना शांति संधि। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1848 फ्रांस की क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत। मध्यम वर्ग संविधान और प्रतियादात्मक सरकार का गठन की मांग करता था। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग। इटली का एकीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट 1869-1870 के बीच इटली का एकीकरण हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है 1859 से 1870 के बीच। इटली का एकीकरण 1859 से 1870 के बीच। जर्मनी का एकीकरण यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1866 से 1871। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच। 1905 एबसबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अर्थशास्त्री और अर्थव्यवस्था में की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र की निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी में ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा, जाल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बराबरी तरह से हितों की रक्षा करने में मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादन को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावना के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। नए शब्द। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों पर जोर देता और तेज बदलाव के बजाय कार्मिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है।